सो हेलो पीपल, दिस इज़ चैनल CATV। और इस वीडियो में जो है हम 164, 167 के जो क्वेश्चन है उसके आगे के जो भी प्रोविजंस है हम उसको देखेंगे। जो भी वीडियो में कवर है वो बाकायदा जो है लिख लिया जाएगा, इन द सेंस कि वो जो टाइटल है ना, टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पता कर सकते हो कि क्या क्या पढ़ा। और इनकेस कभी नहीं लिखा हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, वो मैं बता दूंगा आपको। वो तो मेरी मतलब कि वो धीरे धीरे आप लिखते जाएंगे, व्यू में नहीं लिखने में आता, पर धीरे धीरे लिखते जाएंगे तो वो हैबिट में आ जाएगा। तो इससे ईज हो जाएगा आपको भी कि क्या आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। छोटा वीडियो रहेगा तो वो टाइम लैप्स टाइम का वो टाइम स्टैम्प्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जो भी टॉपिक्स है वो टॉपिक्स बता दिए जाएंगे कि किस वीडियो में क्या क्या कवर है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, इसमें बहुत सारे प्रोविजंस दूसरे हैं एंड इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करने रहेंगे। वो हम देखते हैं कि क्वेश्चंस को इसमें ही मर्ज करे कि नहीं करे। बट हाँ, ये प्रोविजंस अच्छे खासे हैं और जो है बाकायदा सबके नोट्स बना के रखे हैं। वो नोट्स हेल्प करेगा। जो भी क्वेश्चंस में चीज़ें पूछी गई थी उन क्वेश्चंस को भी हम नोट्स में तो इनकॉर्पोरेट करेंगे ही करेंगे, ताकि एंड टाइम पे हमें जो है मिनिमल से मिनिमल क्वेश्चंस देखना पड़े। मैं तो ये चाहता हूँ कि एंड में सिर्फ हमारे पास 30 से 40 क्वेश्चन ही हो, बाकी सब नोट्स में कवर हो। वो 30-40 क्वेश्चन भी मैक्सिमम ही बोल दिए हैं, वो हम सब नोट्स में कवर कर ही लेंगे। इसके पहले के जो सारे क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन कोई ऐसे नहीं थे कि जो देखने लायक थे, सबके सब हमने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लिए थे। ठीक है, सो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। 149(1)(2) नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करते हैं। जैसे सबको पता है 1, 2, 3 OPC, प्राइवेट, पब्लिक, ये मिनिमम है। अब ये मिनिमम डायरेक्टर को बढ़ा सकते हैं क्या? हाँ, आर्टिकल बढ़ा सकती है। आर्टिकल प्रोवाइड हायर लिमिट, कैन प्रोवाइड हायर लिमिट। मैक्सिमम 15 है, क्या इस मैक्सिमम को कम कर सकते हैं क्या? हाँ, आर्टिकल कैन रिड्यूस मैक्सिमम लिमिट। क्या इस मैक्सिमम को बढ़ा सकते हैं क्या? हाँ, बढ़ा सकते हैं। स्पेशल रिजोल्यूशन लग जाएगा, तो ये 15 के ऊपर स्पेशल रिजोल्यूशन लग जाएगा। ये गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन कंपनी पे नहीं लगता। मीन्स बढ़ाओ जितना बढ़ाना है, गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी पे नहीं लगता। जितना बढ़ाना है बढ़ाओ, इन द सेंस कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। फिर 2 स्पेशल रिजोल्यूशन की बात आती है। 2 स्पेशल रिजोल्यूशन इन द सेंस कि हो सकता है कि जैसे हमने पढ़ा कि आर्टिकल कैन रिड्यूस द मैक्सिमम लिमिट, उन्होंने 15 की जगह करा 13। मुझे 17 डायरेक्टर अपॉइंट करने, तो सबसे पहले आर्टिकल अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि 13 की जगह 17 पे शिफ्ट होना है। साथ ही साथ 15 के ऊपर भी तो हो रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टर 15 के ऊपर भी तो जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हमें 2 स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने पड़ेंगे। तो हमने देख लिया, मिनिमम मैक्सिमम डायरेक्टर देख लिए हैं, ऊपर पे स्पेशल रिजोल्यूशन है, गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी पे नहीं लगता। और आर्टिकल अमेंड करते हैं तो सेक्शन 14 लग जाता है। और डायरेक्टर अगर मैक्सिमम से ज़्यादा हो तो ऐसे केस में 2 स्पेशल रिजोल्यूशन लगते हैं। और इस पे ही अच्छे खासे क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा डिस्कस करने का नहीं था, अपन आगे बढ़ते हैं। 165 नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप अगर देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप तो 20 है। ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप अब 20 है, जिसमें से 10 पब्लिक कंपनी है। और 10 पब्लिक कंपनी है, उसमें उस पब्लिक कंपनी में गवर्नमेंट कंपनी भी इंक्लूड होती है। और जो 20 है उसमें ना तो गवर्नमेंट कंपनी आती है ना तो सेक्शन 8 कंपनी आती है। तो 20 में गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी नहीं आती है, पर 10 में जो है पब्लिक कंपनी आती है। तो सपोज़ करो कि एक कंपनी है, मैक्सिमम तो 20 में ही डायरेक्टर बन सकते हो ना। तो मान लो कि कंपनी है जिसमें 20 के 20 जो है 20 कंपनी जो है सारी की सारी प्राइवेट कंपनी है। तो उसके बाद एक और दो पब्लिक कंपनी में आपको डायरेक्टर बनना है, तो ऐसे केस में 20 + 2 22 हो जाएगा। तो नहीं हो पाएगा ना। 2 पब्लिक कंपनी में बनना है तो 20 + 2 22 हो जाएगा। आपको ये याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जिसे 20 डायरेक्टर है, 20 कंपनी में आप डायरेक्टर बन सकते हो, 20 प्राइवेट कंपनी है। सपोज करो कि गवर्नमेंट कंपनी में आगे अपॉइंट होना है, गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी में, तो 20 की लिमिट नहीं बढ़ेगी। 20 की लिमिट तो ऐसी कवर होगी क्योंकि उसमें गवर्नमेंट कंपनी कवर नहीं है। तो मेरे पास अभी भी ऑप्शन है कि मैं 10 गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूँ, क्योंकि लिमिट तो 20 ही रहेगी, पर साथ ही साथ जो है पब्लिक कंपनी 10 तक हो जाएगी। तो समझ रहे हो कि 20 कंपनी के बाद मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास है कि मैं 10 गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूँ। ये एक ठीक है, ये एक सिचुएशन थी, ये सिचुएशन आपको कन्वे करनी थी।
डायरेक्टरशिप में कवर होता है एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी, ये भी कवर होते हैं। सी जो कवर होता है वो तो होते ही है, एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी भी कवर होते हैं। और ये नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप का अगर कॉन्ट्रावेंशन किया है तो 5,000 से लेकर 25,000 तक की पेनल्टी है। साथ ही साथ हमको समझना पड़ेगा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में, जो हम आगे सेक्शन 151 में तो पढ़ेंगे ही, जहाँ पे आप मैक्सिमम दो कंपनी में आप डायरेक्टर बन सकते हो। पर जो सेकंड कंपनी है, इन विच सेकंड कंपनी वो कॉम्पिटिंग बिजनेस में नहीं होना चाहिए। वो कॉम्पिटिंग बिजनेस में नहीं हो ना, तो उसका जो बिजनेस इंटरेस्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट हो बिजनेस ऑफ फर्स्ट कंपनी से। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर को कैन बी रिड्यूस बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर को स्पेशल रिजोल्यूशन से रिड्यूस कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी में डीम्ड पब्लिक कंपनी भी आती है, ठीक है। और ये लोग कंपनी नहीं होते, मतलब कि इस कंपनी में डायरेक्टर हो तो इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। जैसे फॉरेन कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, उसकी होल्डिंग और सब्सिडियरी फॉरेन कंपनी है। बॉडी कॉर्पोरेट वो उसमें नहीं आती, PSU नहीं आता। तो फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया जिसकी होल्डिंग प्राइवेट फॉरेन है या सब्सिडियरी फॉरेन है, वो भी नहीं आता। बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं आता, PSU भी नहीं आता। तो इस तरीके से जो है ये सब चीज़ें हमने पढ़ी नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के रिस्पेक्ट में, ठीक है। याद रख लेना एक बार थोड़ा सा, पेनल्टी 5,000 से 25,000, ठीक है। और इस पर सारे क्वेश्चंस हमको देखने में आएंगे, और सी हम भी अब क्वेश्चंस देखेंगे तो इससे हम कोरिलेट भी कर लेंगे, ठीक है। एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी सब कवर हो गया इधर। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर रिज़ाइन करता है, राइट। डायरेक्टर रिज़ाइन करता है तो रिज़ाइन के लिए नोटिस जाता है। वो नोटिस ईमेल के थ्रू तो बिल्कुल भी नहीं होता, रिटर्न नोटिस जाता है, ठीक है। रिटर्न नोटिस जाता है कंपनी को। और डायरेक्टर का स्टैट्यूटरी राइट है, उसको रिज़ाइन करना है तो कर सकता है, स्टैट्यूटरी राइट है। कंपनी जो है वो कन्विंस नहीं कर सकती डायरेक्टर को, ना तो कंपेल कर सकती है कि भैया तू रिज़ाइन क्यों कर रहा है, उसको रोकना। सो अब रिटर्न नोटिस जाता है, ठीक है। और ये जो स्टैट्यूटरी राइट है डायरेक्टर का, कंपनी रोक नहीं सकती, डायरेक्टर नोटिस देगा। अब ये जो रेजिग्नेशन है उसकी इफेक्टिव डेट क्या है, तो नोटिस पे स्टार मार्क करके रखा है। देखेंगे तो इस नोटिस का इफेक्टिव डेट क्या है, डेट गिवन इन द नोटिस, इस तारीख को मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, या जब आपको नोटिस रिसीव हो जाए विच एवर इज लेटर। ओके, अब नोटिस दे दिया, कंपनी इसको वेबसाइट पे बोर्ड रिपोर्ट में बताएगी। साथ ही साथ DIR 12 में 30 दिन के अंदर डायरेक्टर रजिस्ट्रार को बताएगी। DIR 11 में स्टैट्यूटरी राइट इसका, वो तो रिज़ाइन कर सकता है। DIR 11 में ये कॉपी भी देगा रीज़न के साथ, डायरेक्टर रजिस्ट्रार को DIR 11 में देगा, कंपनी DIR 12 में देगी। इफेक्टिव डेट की हमने बात कर ली है, कंपनी वेबसाइट और बोर्ड रिपोर्ट में भी बताएगी। अब समझो, ये जो सबमिशन हो रहा है ये तो कंप्लायंस वाली बातें हैं, ये तो एक कंसिक्वेंशियल एक्ट है। कल को ये सबमिशन नहीं करा, नॉट डूइंग कंसिक्वेंशियल एक्ट, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि रेजिग्नेशन इनवैलिड हो गया। ये रेजिग्नेशन तो वैलिड रहेगा, रेजिग्नेशन तो होगा। रेजिग्नेशन इज नॉट विथ स्टैंडिंग विद एक्सेप्टेंस, इसका एक्सेप्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। हमने भेजा है, ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना हो करो, नहीं करना हो मत करो, आप हमें रोक नहीं सकते। तो रेजिग्नेशन इज नॉट विथ स्टैंडिंग विथ एक्सेप्टेंस। कंपनी कांट कंपेल डायरेक्टर टू कंटिन्यू, कंपेल नहीं कर सकते डायरेक्टर को कि आपको कंटिन्यू करना ही रहेगा। रेजिग्नेशन नॉट डिपेंड ऑन कंसिक्वेंशियल एक्ट, ये आपने नहीं करा, दैट डजंट मीन कि रेजिग्नेशन जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो रेजिग्नेशन बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। नोटिस देते हैं, ईमेल नहीं जाता, बस इसका ध्यान रखना, रिटर्न नोटिस ही जाता है। ये कंसिक्वेंशियल एक्ट करे, ये 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है, इधर कोई डेज नहीं बता के रखे, वेबसाइट बोर्ड रिपोर्ट में बताएंगे। इफेक्टिव डेट नोटिस की है, कंसिक्वेंशियल एक्ट की बात कर ली है, कंपनी हमको रोक नहीं सकता, कंपनी हमको कंपेल नहीं कर सकता। तो कंटिन्यू आ जाओ। 162 अपॉइंटमेंट टू बी वोटेड ऑन इंडिविजुअली। क्या होता है, मेंबर जब डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं तो एक रिजोल्यूशन में एक डायरेक्टर, बोर्ड अपॉइंट करता है वो 161 वाले, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी कैजुअल 161 वाले, तो एक रिजोल्यूशन से एक से ज़्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। एक्सेप्शन ये है कि मेंबर भी एक रिजोल्यूशन से एक से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि उन्हें 2 रिजोल्यूशन पास करने पड़ेंगे। सबसे पहले रिजोल्यूशन फॉर ऑथराइजेशन, एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा फॉर ऑथराइजेशन कि मुझे एक रिजोल्यूशन से एक से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं।
ये जो रिजोल्यूशन होगा ये यूनानिमस वोट रिजोल्यूशन नहीं होते हुए ऐसा लिखा हुआ है रिजोल्यूशन विथ नो वोट कास्ट अगेंस्ट इट। मतलब कि रिजोल्यूशन में लोगों ने फेवर में वोट किया, लोगों ने वोट ही नहीं करा, चलेगा, पर अगेंस्ट में वोट नहीं होना चाहिए, नो वोट कास्ट अगेंस्ट। पर यही बताती है यूनानिमस वोट रिजोल्यूशन की। यूनानिमस वोट रिजोल्यूशन का मतलब तो ये होता है कि सभी को वोट करना है, किसी ने वोट नहीं करा तो वो नहीं चलेगा, वोट तो सबको करना है। तो ये यूनानिमस वोट रिजोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अगेंस्ट में कोई वोट मत करना। और देखिए रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट, दूसरा जनरल मीटिंग में OR पास करवाना पड़ेगा, वो तो ये एप्लीकेबल नहीं है प्राइवेट कंपनी, 100% गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी की होल्डी ओन सब्सिडियरी, इन पे एप्लीकेबल नहीं है। मतलब इन लोगों को एक से ज़्यादा डायरेक्टर जो भी है इनको अपॉइंट कर लो, कोई स्पेशल रिजोल्यूशन ऐसा कुछ पास करने की जरूरत नहीं, ना तो ऐसा कुछ नो वोट कास्ट अगेंस्ट ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। ये प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगता, 100% गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता, और उनकी होल्डी ओन सब्सिडियरी पे नहीं लगता, ध्यान दीजिएगा। और 162 पढ़ने के बाद हमने पढ़ा है अब ये यूनानिमस वोट रिजोल्यूशन एंड नो वोट अगेंस्ट। यूनानिमस वोट रिजोल्यूशन का मतलब होता है सबको वोट करना है, कोई भी खिलाफ में वोट नहीं कर सकता, कोई भी वोट करने से अपने आप को रोक नहीं सकता, नो एब्सटेन। अभी एक है रिजोल्यूशन नो रिजोल्यूशन अगेंस्ट, तो अगेंस्ट में कुछ नहीं हो सकता, कल को आपने एब्सटेन कर लिया हो तो वो चलेगा। ये यूनानिमस वोट रिजोल्यूशन पूरे कंपनीज एक्ट में 2000 लगता है, 186 का सबसेक्शन 6 है, 203 का सबसेक्शन 3 है, 186 का 2 ऐसा कुछ है, तो 186 हमारा जो सेक्शन है उसमें वो 203 वाला सेक्शन है, क्योंकि दूसरी कंपनी में MD या मैनेजर है और और कंपनी में MD बन रहा है, तो किसी कंपनी में किसी दूसरी कंपनी में MD या मैनेजर है और हमारी कंपनी में MD बन रहा है, तो ऐसे केस में यूनानिमस वोट रिजोल्यूशन लगता है। बाकी जो है एक हमारा 186 सेक्शन है उस पर लगता है। फर्स्ट डायरेक्टर की बात करें तो फर्स्ट डायरेक्टर की बात में क्या बोल रहे हैं, इसका टेन्योर टिल AGM, ये टेन्योर जिसका इसका रहता है वो टिल AGM तक रहता है, AGM तक उसका टेन्योर पहला डायरेक्टर है। आर्टिकल में प्रोविजन दे के रखे हो तो उस तरीके से अपॉइंटमेंट होगा, नहीं दे के रखे हो तो रेगुलेशन 60 टेबल F लगेगा, और रेगुलेशन 60 टेबल F बोलता है कि मेजॉरिटी जो है वो डिसाइड करेंगे फर्स्ट डायरेक्टर। रेगुलेशन साइलेंट है तो सारे इंडिविजुअल सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम वो फर्स्ट डायरेक्टर होंगे। क्या बोल रहे हैं, सारे सब्सक्राइबर की बात नहीं कर रहे, सारे इंडिविजुअल सब्सक्राइबर, मतलब कल को सब्सक्राइबर कंपनी निकल गई, फर्म निकल गई, तो वो कोई फर्स्ट डायरेक्टर नहीं होगा। कुछ जनरल बातें हैं कि डायरेक्टर जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है वो वाल लगता है। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सेकंड टर्म के लिए अपॉइंट या रीअपॉइंट कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो तो उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है। डायरेक्टर के पास दिन होना चाहिए, अपॉइंट कर रहे हो डायरेक्टर को, जो डायरेक्टर DIR 2 में कंसेंट देता है कंपनी को, कंपनी DIR 12 के अंदर 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन देती है। कंसेंट कब कब लगता है, जब किसी को फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, जब किसी को रीअपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा इनफैक्ट जब अपॉइंटमेंट ट्रिब्यूनल ने भी करा है ना तो भी कंसेंट लगेगा। ये गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता, इन द सेंस कि ऐसे जो ये DIR देना है ये सब चीज़ें गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगती। कुछ चीज़ हमको ये भी समझनी पड़ेगी कि नोटिस पीरियड जो होता है वो एक डायरेक्टरी प्रोविज़न होता है, जब तक स्पेशली मैंडेट नहीं करा जाए नोटिस पीरियड तो हमारा डायरेक्टरी प्रोविज़न होता है। वो डीम्ड कंप्लाइंट मान लिया जाता है अगर आपने सब्सटैंशियली उसको कंप्लाई कर लिया है तो, मतलब 20 दिन का नोटिस, जैसे कि बोल के रखा है कि आपको 20 दिन का नोटिस सर्व करना है, आपने 19 दिन का करा, ठीक है, सब्सटैंशियली कंप्लाई करा है, ओके, कोई वायलेशन नहीं है। आधी बात रोटेशनल नॉन रोटेशनल और रिटायरिंग डायरेक्टर की हमको समझना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं, वैसे तो उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर जो स्पेशल एक्ट में अपॉइंट हुए हैं, जैसे बैंक ने अपने एक्ट के तहत किसी नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट किया है तो वो नहीं आते, अदरवाइज कंपनीज एक्ट वाले तो आते हैं। ये जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है उसमें से 2/3 रोटेशनल डायरेक्टर होते हैं। ये रोटेशनल डायरेक्टर वो होते हैं जो जनरल मीटिंग में रोटेट होता है, और एटलीस्ट 2/3 बोला है, मतलब कि कल को 2/3 आया 4.1 तो रोटेशनल डायरेक्टर हमारे होंगे 5। अब ये रोटेशनल डायरेक्टर जो है उसमें से नियरेस्ट टू 1/3 रिटायरिंग डायरेक्टर होंगे, मतलब डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन, नियरेस्ट 1/3 रिटायर होते हैं
नियरेस्ट टू 1/3 का मतलब है 4.1 का हो गया 4, 4.5 का हो गया 5, ये नियरेस्ट टू 1/3 है, ये रिटायर होता है। ये जो रिटायरिंग डायरेक्टर है, ये रिटायर जो होते हैं ये LML मेथड से होते हैं। LML मेथड का मतलब ये है कि जो लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस है वो पहले रिटायर होगा, या तो म्यूचुअल कंसेंट, दूसरा तरीका अगर लॉन्गेस्ट इन ऑफिस आप नहीं पता कर पा रहे तो म्यूचुअल कंसेंट से, या तो ड्रॉ ऑफ लॉट से। तो LML मेथड ये वही है कि प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता, लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी पे तो ये भी प्रोविजन लगता है। अब ये बात आती है कि अगर वैकेंसी हुई तो हाउ टू फिल, कैसे फिल करेंगे और इसके ऑप्शंस क्या है, मतलब कि व्हाट आर द ऑप्शंस, क्या करेंगे, क्योंकि रिटायर हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई, क्या करेंगे, या तो रीअपॉइंट कर लो, या तो आप रीअपॉइंट कर लो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करवा के, या तो सेक्शन 160 लगा के नया डायरेक्टर को अपॉइंट कर लो, या तो आप अपॉइंट ही मत करो। ये बात करी हमने। फिर आती बात कि चलो रिटायरिंग डायरेक्टर रिटायर हो रहा है तो एजीएम हुई नहीं हुई, क्या रिटायरिंग डायरेक्टर अगले एजीएम में रिटायर हो रहा था, एजीएम ही नहीं हुई, तो सीज टू होल्ड ऑफिस बाय द डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर सीज टू होल्ड ऑफिस करेगा एट द लास्ट डे ऑन विच एजीएम ऑट टू हैव बीन हेल्ड। तो जो डेट पे एजीएम होनी चाहिए थी, लास्ट डे ऑन विच एजीएम ऑट टू हैव बीन हेल्ड, ठीक है भैया, तो लास्ट डे ऑन विच एजीएम ऑट टू हैव बीन हेल्ड, तो आखिरी दिन जब तक एजीएम हो जानी चाहिए तब तक डायरेक्टर रहेगा, फिर सीज टू होल्ड ऑफिस हो जाएगा। पर एजीएम हुई है, और एजीएम हुई है तो अच्छी बात है, उसको रीअपॉइंट करा है तो बहुत ही अच्छी बात है। पर कभी एजीएम हो गई पर रीअपॉइंट की तो बात ही नहीं करी ना, तो मीटिंग में ऐसे बोला कि हम इसको रीअपॉइंट नहीं करेंगे। सी रीअपॉइंटमेंट की तो बात नहीं हुई, क्योंकि एजीएम हुई है तो रिटायर तो हो गया, पर रीअपॉइंटमेंट की बात नहीं करी। और इनफैक्ट मीटिंग डज नॉट रिजॉल्व, मीटिंग इसके लिए रिजॉल्व नहीं हुआ, मीटिंग इसके लिए क्लियर नहीं है फॉर नॉन रीअपॉइंटमेंट, कि इस पर्टिकुलर पर्सन को रीअपॉइंट नहीं करना है, मीटिंग ने इसके बारे में कोई बात ही नहीं करी। तो मतलब एक होप क्रिएट हो जाती है ना कि मीटिंग में ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, मतलब कि हो सकता है मेरा अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, पर रीअपॉइंटमेंट करानी है। साथ ही साथ मीटिंग में ऐसा भी नहीं बोला है कि हम इसको रीअपॉइंट नहीं करेंगे, मीटिंग डजंट रिजॉल्व फॉर नॉन रीअपॉइंटमेंट, वो रिजॉल्व ही नहीं हुई, वो क्लियर ही नहीं है फॉर नॉन रीअपॉइंटमेंट कि हम इसको रीअपॉइंट नहीं करेंगे, उसके लिए वो क्लियर ही नहीं है। तो किसी को रीअपॉइंट नहीं करेंगे उसके लिए वो क्लियर ही नहीं है, मतलब कि उसको लग रहा होगा ना कि इसको रीअपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि कभी रीअपॉइंट नहीं करते तो क्लियर होती ना, बताती, पर क्लियर नहीं है, मतलब एक होप है। तो एडजन एजीएम तक हम रुक जाते हैं, एडजन एजीएम में इसको रीअपॉइंट कर लेंगे, रीअपॉइंट करा तो बहुत ही अच्छी बात है, तो रीअपॉइंट हो जाएगा एडजन एजीएम में। कभी नहीं हुआ, एडजन एजीएम में भी वही है कि नो रीअपॉइंटमेंट, एडजन एजीएम में भी ऐसा नहीं बोला, डज नॉट क्लियर, डज नॉट रिजॉल्व फॉर नॉन रीअपॉइंटमेंट। तो ऐसे केस में तो मान लेंगे कि भैया रहने दो, तुम नए को तो कोई अपॉइंट कर नहीं रहे हो, इसका ही डीम्ड रीअपॉइंटमेंट मान लेंगे। पर कुछ केसेस है जब डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं चलेगा, ठीक है, तो कौन से केसेस है कि जब रिजोल्यूशन पास हुआ तो रिजोल्यूशन पुट एंड लॉस्ट हो गया, रिजॉल्व नहीं सॉरी दो चीज़ें हैं जो उनकी साइड से, कंपनी की साइड से, कि सबसे पहले तो रिजोल्यूशन ही पुट एंड लॉस्ट हो गया, या तो रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ, तो 1 और 4 अवर साइड इन द सेंस कि कंपनी की साइड में 1 और 4 रिजोल्यूशन पुट एंड लॉस्ट हो गया, और रिजोल्यूशन जो है पास ही नहीं हुआ। तो जब पास नहीं हुआ है तो रिटायरिंग डायरेक्टर को क्या अपॉइंट करें, रीअपॉइंट करें, और रिजोल्यूशन पुट एंड लॉस्ट हो रहा है तो भी अपॉइंट कर नहीं सकते। तो हमारी तरफ से 2 पॉइंट डायरेक्टर की तरफ से है कि रिटायरिंग डायरेक्टर ने एक्सप्रेस करी अपनी अनविलिंगनेस, वो सामने होके बोल रहा है कि भैया मत करो मेरे को अपॉइंट, एक्सप्रेस कर रहा है अनविलिंगनेस, और डायरेक्टर ही डिस्क्वालीफाइड है, अपनी अनविलिंगनेस शेयर कर दी या वो डिस्क्वालीफाइड है। फिर एक है कॉन्ट्रावेंशन अंडर सेक्शन 162, जहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि 162 का कॉन्ट्रावेंशन है, मतलब कि अगर एक डायरेक्टर को हमको अपॉइंट करना है एक रिजोल्यूशन में एक से ज़्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, या जो भी है हमको जब अपॉइंट करना है, तभी हमने 162 पढ़ा कि हमें OR लगता है। तो जब वो एक रिजोल्यूशन में एक से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करना है और कभी आपने रिजोल्यूशन पास नहीं करा, या वो जो 2 कंडीशन है वो आपने कंडीशन दोनों पूरी नहीं करी, तो ऐसे केस में भी जो है डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होता।
ये 5 एक्सेप्शन है जब डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होता। आती है बात? ओके, ये थोड़ा सा कटा हुआ है, इसको मैं रीअपॉइंटमेंट की बात करें, इधर रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की बात कर रहे हैं। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि अपॉइंटमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये 160 जो प्रोविज़न है, ये 160 प्रोविज़न है, ये डायरेक्टरशिप में जब आपको स्टैंड होना है तो आपको क्या क्या करना रहता है वो बताता है। तो रिटायरिंग डायरेक्टर जब रीअपॉइंट होता है तो उस पर 160 नहीं लगता। ये तो जब अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर जब रीअपॉइंट होता है ना तो उस पर 160 लगता है। अब अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर मतलब कि डायरेक्टर जैसे कि अपॉइंट करना है तो पर्सन अपना कैंडिडेचर, मतलब अपनी दावेदारी नोटिस के थ्रू कंपनी को बताती है। वैसे मेंबर भी बता सकती है, मेंबर ऑफ एनी अदर पर्सन, मेंबर जो बता सकती है किसी दूसरे पर्सन की दावेदारी भी बता सकते हैं। तो इनका स्टैट्यूटरी राइट है दावेदारी देना। तो एटलीस्ट 14 दिन पहले बताओ जनरल मीटिंग में, 14 दिन पहले बिफोर द जनरल मीटिंग, 14 डेज, ठीक है, एटलीस्ट 14 डेज बिफोर जनरल मीटिंग आप बताओ 1 लाख की फीस जमा कर दो। निजी कंपनी है तो 10,000 की फीस है। 7 दिन का नोटिस नहीं, 21 दिन का नोटिस नहीं है, 14 दिन का नोटिस है, ध्यान देना। अब कंपनी को क्या है, फिर क्या बोला है कि ये अब जो कंपनी है वो मेंबर को इन्फॉर्म करेगी 7 दिन में, एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। तो ये इन्फॉर्म करना मैंडेटरी है। कल को इन्फॉर्म नहीं किया ना तो ऐसा मत बोल देना कि ये तो कंप्लायंस वाला प्रोविजन है, इसका सब्सटेंशियली भी अगर हमने कंप्लाई करा तो भी चलेगा। ये मैंडेटरी है, नहीं करा तो अपॉइंटमेंट हो जाएगा इनवैलिड। ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा मेंबर को एटलीस्ट 7 डेज बिफोर। ये मैंडेटरी प्रोविजन है, अदरवाइज इनवैलिड हो जाएगा अपॉइंटमेंट। मेंबर को कम्युनिकेट करना है, इन्फॉर्म करना है, भैया कैसे आप नोटिस भेजो, एडवर्टीजमेंट कर दो। नोटिस है तो पोस्ट एंड डिलीवरी ईमेल। देखो जिसने अपना ईमेल एड्रेस देके रखा है तो वो तो ईमेल से जाएगा, साथ ही साथ हम वेबसाइट में भी डिस्क्लोज कर देंगे कि डायरेक्टरशिप के लिए अपॉइंटमेंट के लिए दावेदारी आई है, ये हमने मेंबर को बताया है, साथ ही साथ वेबसाइट पे भी बता दो। इनकेस ईमेल एड्रेस नहीं है तो पोस्ट और हैंड डिलीवरी तो है ही, तो ये भी डिस्क्लोज कर देंगे वेबसाइट में। एडवर्टीजमेंट करना है तो एडवर्टीजमेंट तो 2 न्यूज़पेपर में होता ही है, एक तो वो स्टेट, ठीक है, जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, वहाँ की वर्नैक्युलर लैंग्वेज में जो है उसमें सर्कुलेट करना है, और एक एडवर्टीजमेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर में देना है। अब ये जो है समझना पड़ेगा कि जो 1 लाख है, ये जो 1 लाख की फीस है, ये रिफ़ंड होता है ऑफ डिपॉजिट अमाउंट, ये रिफ़ंड करना ही पड़ेगा। जब आप इलेक्ट हो गए, आपने दावेदारी दी, आपने 1 लाख रुपये जमा करे और आप सिलेक्ट हो गए हो, तो ऐसे केस में तो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। तो कभी अगर आपको 25% से ज़्यादा वोट मिल गए हैं, फेवर में वोट आ गए, आप सिलेक्ट नहीं हुए हो पर 25% से ज़्यादा वोट मिल गए हैं, तो भी आपको 1 लाख रिफ़ंड हो जाएगा। पर सेक्शन 8 कंपनी के लिए ऑप्शन में कि जब ये सिचुएशन अराइज होती है ना, तो भी सेक्शन 8 कंपनी का ऑप्शन है कि उसको देना तो दे, नहीं देना तो मत दे, ठीक है। ये जो है प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगता, मतलब प्राइवेट कंपनी को अगर डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो 1-1 लाख रुपए का जो है कैंडिडेशन वाली बात नहीं आती। ना तो 100% गवर्नमेंट कंपनी, ना तो गवर्नमेंट कंपनी की होली ऑन सब्सिडियरी, और एक और आता है सेक्शन 8 कंपनी जिसका बैलेट, जो इलेक्शन जो है बैलेट पेपर के थ्रू करती है, उसमें नहीं एप्लीकेबल होता। रही बात आती है डिपॉजिट अमाउंट की, तो डिपॉजिट अमाउंट की इसकी ज़रूरत नहीं है। कब जरूरत नहीं पड़ती? जब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो, या डायरेक्टर जो है वो नॉमिनेटेड बाय एनआरसी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, नॉमिनेशन एंड रेकमेंडेशन कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो ऐसे केस में डिपॉजिट अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ती। हमको समझना पड़ेगा कि डायरेक्टर रिटायरिंग बाय रोटेशन, क्वेश्चन में लिखा हुआ है डायरेक्टर रिटायरिंग बाय रोटेशन, तो इसको बोलते हैं रिटायरिंग डायरेक्टर। रिटायरिंग बाय रोटेशन को बोलते हैं रिटायरिंग डायरेक्टर, इसको रोटेशनल डायरेक्टर मत बोल देना। डायरेक्टर रिटायरिंग बाय रोटेशन, वो रिटायरिंग डायरेक्टर है, इसको रोटेशनल डायरेक्टर मत बोल देना। आखिर के 2 पेज है, एक बार वो देख लेते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात आ रही है। क्यों जरूरी है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? बोल रहे हैं कि अपॉइंटमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी, अपॉइंटमेंट मेजॉरिटी के थ्रू हो जाता है, ठीक है, विच लीड दैट, इससे क्या होता है कि जो सब्सटैंशियल माइनॉरिटी है वो कांट प्लेस सिंगल डायरेक्टर, वो एक भी डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर पाती है। ये तो मेजर हैंडीकैप है, इसको ओवरकम किया है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। वेयर माइनॉरिटी विथ रिस्पेक्टेबल स्ट्रेंथ, वो डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, वो डायरेक्टर इलेक्ट कर सकती है, वो इलेक्ट कर सकती है रिप्रेजेंटेटिव, एंड तो माइनॉरिटी हैविंग रिस्पेक्टेबल स्ट्रेंथ, वो इलेक्ट करेगी रिप्रेजेंटेटिव को,
और राइट तो मेजोरिटी का ही है, तो अपॉइंट इन प्रपोर्शन टू वोटिंग राइट। तो राइट तो मेजोरिटी का ही है, मेजोरिटी रिटेन राइट टू अपॉइंट। इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करना है तो माइनॉरिटी जो है हैविंग रिस्पेक्टेबल स्ट्रेंथ वो इलेक्ट करेगी रिप्रेजेंटेटिव। मेजोरिटी का राइट है उसको अपॉइंट, मेजोरिटी का राइट है टू अपॉइंट। अब जो राइट है वो राइट इज इन प्रपोर्शन विद वोटिंग स्ट्रेंथ। ऐसा नहीं कि 1 पर्सन 1 वोट, ऐसा नहीं है। वोटिंग स्ट्रेंथ के मुताबिक जो है वो वोटिंग करेगा, उसके प्रपोर्शन में रहेगा। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर का 2/3 डायरेक्टर्स इस तरीके से अपॉइंट हो सकते हैं 1 in 3 ईयर। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड 1 in 3 ईयर, जहाँ पे माइनॉरिटी जिसकी रिस्पेक्टेबल स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट करेगी रिप्रेजेंटेटिव, और मेजोरिटी तो अपॉइंट करेगा ही जिसके पास राइट रहेंगे टू अपॉइंट इन प्रपोर्शन टू द वोटिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, नोट करना है कि इसमें स्पेसिफिक प्रोविजन चाहिए ऑफ आर्टिकल। ठीक है, तो कैजुअल वैकेंसी हुई तो आर्टिकल में दिया हुआ होगा, वैसी बात होगी। अगर नहीं दिया हुआ है तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करेंगे, बाकी सब्सिक्वेंट अप्रूवल लगेगा जनरल मीटिंग में। और नॉट एप्लीकेबल टू 100% गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट की होली ओन सब्सिडियरी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बात करी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इतना भी कुछ खास नहीं है टॉपिक, एंड कुछ खास सही में टॉपिक नहीं है। और साथ ही साथ ये हमने पढ़ लिया है, इतना ही पढ़ना काफ़ी है, जहाँ पे जो है बस ये समझना पड़ेगा कि जो रिस्पेक्टेबल स्ट्रेंथ की माइनॉरिटी है वो इलेक्ट करती है, और जो मेजोरिटी भी रिटेन करता है राइट टू इलेक्ट, जो उसका राइट है वो इज इन प्रपोर्शन विद द वोटिंग स्ट्रेंथ होती है। तो स्पेसिफिक प्रोविजन आर्टिकल में होना जरूरी है। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर के 2/3 लोग ऐसा अपॉइंट हो सकते हैं। कैजुअल वैकेंसी में बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन लगेगा, साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है जीएम का जनरल मीटिंग में सब्सिक्वेंटली अप्रूवल चाहिए। 100% गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी की होली ओन सब्सिडियरी पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। 149(1) का सेकंड प्रोविजन वुमेन डायरेक्टर का है, क्यों ना वो भी हम एक बार देख लें। 149(1) का सेकंड प्रोविजन वुमेन डायरेक्टर का है, जो सेक्शन एंड कंपनी पे नहीं लगता। क्या बोलते हैं कि एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर तो होनी चाहिए लिस्टेड कंपनी में या अनलिस्टेड कंपनी में। अनलिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, देखो ये डॉट दिया हुआ है ना, 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, या टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा, मतलब कि पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, टर्नओवर जो है वो 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है, वो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का देखेंगे। जब आती है बात वैकेंसी की, देखो ये लास्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, वो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। करंट ईयर का तो देखना ही मत, वो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या, आखिरी साल अगर आपका ऑडिट हुआ है तो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम देखेंगे। रही बात आती है वैकेंसी की, तो वुमेन डायरेक्टर में जो वैकेंसी है वो सिंपल सी बात है, हमको 3 महीने में फिल करनी पड़ती है। 3 महीने या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। तो अगर आपकी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग 3 महीने से ज़्यादा है, नोट दैट वुमेन डायरेक्टर कैन अपॉइंट इवन इफ नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया। तो ठीक है ना, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करा है तो भी वुमेन डायरेक्टर को तो अपॉइंट कर सकते। क्राइटेरिया पूरा कर दिया है तो आपको एक तो करना ही करना है, पर क्राइटेरिया नहीं करा है और आपकी इच्छा है कि यार चलो यार वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंट करना है, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है तो उसके रिटायरमेंट पे जो वैकेंसी क्रिएट होगी तो उसको रिप्लेस बाय वुमेन डायरेक्टर ही होगा। बट एक से ज़्यादा वुमेन डायरेक्टर है, तो एक से ज़्यादा वुमेन डायरेक्टर है ना, तो सेकंड वुमेन डायरेक्टर को तो रिप्लेस कर सकता है मेल डायरेक्टर द्वारा। कैन रिप्लेस बाय मैन टू, बिकॉज एटलीस्ट वन डायरेक्टर की कंडीशन तो पूरी हो रही है ना, तो सेकंड वुमेन डायरेक्टर में से अपन कर सकते हैं। ठीक है, और जो नई कंपनी है उसको कंप्लाई करना पड़ेगा प्रोविजन 6 मंथ्स में, इसको 6 मंथ में ही जो है प्रोविजन कंप्लाई को करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है हमने वुमेन डायरेक्टर के एस्पेक्ट में बात करी जो सेक्शन 8 कंपनी पे नहीं लगता। सी, जब हम बहुत सारे फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि अभी अपन ने इधर 20 मिनट में जो भी पढ़ा, 20-30 मिनट में, तो इधर क्या होता है कि हमको लगता है कि यार ये तो सिर्फ मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी फैक्ट सामने से निकलते हैं और एक रिटेंशन का तो कम ही रहता है, तो इसको हम कोरिलेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी जो अपन ने पढ़ा है वो बिल्कुल बस पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, इसको कोरिलेट करेंगे। इस पर अब इस सारे जो सेक्शंस हैं ना, इस पर हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, वो क्वेश्चंस करेंगे तब जाके समझ में आएगा कि हाँ उसमें जब नोट्स वापस रिकॉल होंगे ना, वो जो क्वेश्चन से लिंक होगा ये, तब मजे आएंगे। ठीक है, तो अभी तो जो बातें हो गई है सारी फैक्ट के ऊपर बात हो गई है, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा, एक तो वुमेन डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में पढ़ा, साथ ही साथ हमने फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर का 2/3 आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। फिर हमने पढ़ा
क्या ये जो रिटायरिंग जो अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर है उनको अपॉइंट करना पड़ता है, तो उनको अपना कैंडिडेचर का नोटिस देना पड़ता है 14 दिन का, और फिर कंपनी 7 दिन पहले जो है मेंबर को बताती है। ये सब चीज़ें हैं। और वो डिपॉजिट फीस ये सब तो देते ही है। अब डिपॉजिट फीस रिफंड भी होती है, नहीं भी रिफंड होती है, किन किन डायरेक्टर पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है और किन किन कंपनीज़ पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ये सब तो है ही। साथ ही साथ जब रिटायरिंग डायरेक्टर की पोजीशन है, साथ ही साथ जो अभी हमने बात करी थी रोटेशनल डायरेक्टर, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर की हमने बात करी थी, फिर रिटायरिंग डायरेक्टर के पास ऑप्शन है। रिटायरिंग डायरेक्टर में क्या क्या केसेस हो सकते हैं कि एजीएम हुई है, नहीं हुई है। तो अगर हुई है, नहीं हुई है तो फिर तो लास्ट डे है, हुई है तो भैया इसको रीअपॉइंट करा है, नहीं करा है, नहीं करा है, और मीटिंग डज नॉट रिजॉल्व फॉर रीअपॉइंटमेंट, तो एडजन एजीएम का वेट करेंगे। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। और फिर जो है जनरल प्रोविजंस कुछ हमने पढ़े, जिसमें एक चीज़ ये थी कि डायरेक्टर जो है DIR2 में कंसेंट देता है कंपनी को, कंपनी DIR12 में जो है रजिस्ट्रार को बताता है 30 दिन के अंदर। ये गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर हमने कुछ बातें करी फर्स्ट डायरेक्टर की, जिसमें आर्टिकल के जो प्रोविज़न हैं वो लगेंगे। साइलेंट है तो रेगुलेशन 60 टेबल F के अकॉर्डिंग मेजॉरिटी डिसाइड करेंगे। वो भी साइलेंट है तो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम वो करेंगे डिसाइड, या अपन बोल सकते हैं कि वो रहेंगे डायरेक्टर। यूनैनिमस वोट रिजोल्यूशन एंड नो रिजोल्यूशन अगेंस्ट, नो वोट कास्ट अगेंस्ट द रिजोल्यूशन। ठीक है, तो कोई भी रिजोल्यूशन अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है हमने वो देखा। और जो है एक रिजोल्यूशन से एक से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, रिजोल्यूशन फॉर ऑथराइजेशन, रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट। फिर रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, तो आप रिज़ाइन कर रहे हो, स्टैट्यूटरी राइट रिज़ाइन करने का कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ये कंसिक्वेंशियल एक्ट है, कंसिक्वेंशियल एक्ट नहीं करे इसका मतलब ये नहीं कि रेजिग्नेशन आपका हो गया है कैंसिल, ये रेजिग्नेशन हुआ है इनवैलिड। कंपनी रजिस्ट्रार को DIR12 में बताएगी, डायरेक्टर रजिस्ट्रार को DIR11 में बताएगा। इस तरीके से रेजिग्नेशन की हमने बात करी। रही बात आती है नंबर ऑफ डायरेक्टर की, ये हमने पढ़ लिया है। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की भी हमने बात कर ली है कि 20 कंपनी है जिसमें डोरमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी नहीं आती है, पर 10 कंपनी में डोरमेंट पब्लिक कंपनी आती है। तो ये सब बात करते हुए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर में हमने पढ़ा था कि जो मैक्सिमम 2 कंपनी होती है जिसमें सेकंड कंपनी का भी कोई कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से जो है हमने सब कुछ देखा था। और जो है बाकी के जो हम क्वेश्चन आंसर्स है इसके ऊपर, वो हम क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन थैंक यू। और क्वेश्चन आंसर करते करते हो सकता है कि कुछ प्रोविजंस नए हमको पढ़ने पड़ जाए, तो हम नए प्रोविजंस पढ़ लेंगे। मीन्स बोलने का ये है कि इसका जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर के बाद जो अगला वीडियो आएगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का आएगा। वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सोल वीडियो रहेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, उसमें हम बातचीत करेंगे। देन उसके बाद जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के आगे अपन बढ़ेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो की मैंने आपको सीरीज़ बता दी। ओके, थैंक यू।